Hello, today we will start the principles developed by F.W. Taylor. In a previous class, we discussed about the principles was given by Fioll. Fioll gives the 14 principles that are basic principles of management. But in this lecture, we will discuss about the scientific principles developed by F.W. Taylor. So first of all, we will start the background history or contributions given by the F.W. Taylor. So F.W. Taylor born in 1856 in USA. In 1878, he joined Midwell Steel Company as a mechanical engineer. I highlighted the point mechanical engineer because it's asked in your questions, in previous questions I saw. And also he can ask the born year 1856 in a place of birth USA, so you just have to remember it. What he focused on? He focused on efficiency of workers and optimum utilization of resources. Means what? He wants to improve the efficiency of workers, the efficiency, the effectiveness of workers, and optimum utilization of resources. Optimum utilization means the maximum utilization you can do. The F.W. Taylor, also known as father of scientific management. Father of scientific management. The few publishings he gave, books or a research paper which called a shop management he gave. नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो या एमसीक्यू में पूछ सकता है. शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम प्लान इनका दिया हुआ है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग है. और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनके दिए हुए हैं. दिस आर द publishings given by the F.W. Taylor. Next, what is meaning? What meaning? Scientific management का meaning क्या होता है? तो the application of science for each and every element of management, we called it scientific management. तो इनका एक definition दिया हुआ है. Scientific management means knowing exactly what you want man to do. Means man का यहाँ क्या मतलब है बेटा? Man का मतलब है यहाँ पे किससे है? वर्कर से, एम्प्लॉइज से है, मैनेजमेंट से है. मैन का मतलब यहाँ पे तो व्हाट यू वांट मैन टू डू, मैन क्या करें, एंड सीइंग दैट, उसको देखना, दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. याद आ रहा है कुछ? बेस्ट और चीपेस्ट वे, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली. यहाँ पे उसी का मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे, इंटरनल मीनिंग तो उनका कहना यही था. ऑल्दो उस टाइम पे उन्होंने जो डेफिनेशन दिया, यू हैव टू पुट द डेफिनेशन एग्जैक्टली, बट इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? इन अ बेस्ट वे एंड अ चीपेस्ट वे. टाइम से भी वर्क होना है और कॉस्ट एफिशिएंसी से भी वर्क करना है. तो एफिशिएंटली भी वर्क करना है और इफेक्टिवली भी वर्क करना है. ठीक है, ये थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन का मैंने पिक लगाया है, आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब. बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब. एंड नहीं है वो बेटा, यू हैव टू टेक पॉज बिटवीन इट. साइंस, पॉज, नॉट रूल ऑफ थंब. अब सबसे पहले उसने बोला है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, दे आर साइंस बट दे आर नॉट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब नहीं है. तो रूल ऑफ थंब को हम लोग देख लेते हैं. रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजमेंट. डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजमेंट का मींस क्या होता है, एक बात गौर से सुन लेना. प्रीवियसली क्या होता था, जो मैनेजर्स होते थे या फिर मैं बोल दूं जो मैनेजमेंट पे टॉप लेवल्स के होते थे, वो डिक्टेटरशिप चलाते थे. मतलब वो अपनी वाली चलाते थे. अपनी लैंग्वेज में बात करें तो अपनी अपनी वाली चलाते थे. जैसे मम्मी पापा दादा दादी कभी कभी लगता है ना यार ये अपनी वाली क्यों चला रहे हैं, वो बोलते नहीं इस वर्क को ऐसे ही करना है, जबकि यू नो द बेस्ट थिंग, आपको उसका प्रोसेस पता है, आपको पता है कि ये इस तरीके से जल्दी हो जाएगा, बट वो आज भी उसी पे फोकस करते हैं क्योंकि वो रूल ऑफ थंब पे बिलीव करते हैं कि नहीं ऐसा चला आ रहा है और आपको ऐसा ही करना है. दैट इज रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब क्या है? प्रीवियसली ऐसा चला आ रहा है और आपको ऐसा ही करना है, उसमें इफ और बट नहीं लगेगा, उनके हिसाब से करना है और उनको जो ठीक लग रहा है, उनके इंट्यूशंस ऐसे बोल रहे हैं या उनको लग रहा है, इंसिस्ट ऐसा लग रहा है, इंट्यूशंस ऐसे हैं, तो आपको उसी के हिसाब से वर्क करना है. ये रूल ऑफ थंब है. ठीक है, बट रूल ऑफ थंब जो है उसका प्रिंसिपल F.W. टेलर ने बोला कि रूल ऑफ थंब यहां पे काम नहीं करेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट. Scientific management says each job performed in the organization should be based on scientific inquiry. आप scientific inquiry करो, आप देखो,
समझो, प्रोसेस करो, अगेन देखो उसको, अगेन समझो, उस पर रिसर्च करो, R&D करो आप उस पे, और देखो कि क्या ये साइंटिफिकली प्रूव हो पा रहा है। अगर वो साइंटिफिकली प्रूव है, राइट है, करेक्ट है, तो फिर उस प्रोसेस को आप यूज करो मैनेजमेंट की प्रोसेस में। तो दिस वी कॉल द साइंटिफिक मैनेजमेंट। बट मैंने बोला रूल ऑफ थंब क्या है, एंड नॉट ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं करो कि आपको लग रहा है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे मत करो कि भैया पहले तो ऐसा ही होता है तो मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। हिट और मिस मैसेज, हिट एंड मिस मेथड पे मत करो। लाइक यू से हिट एंड ट्रायल मेथड, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये मेथड्स आप मत लगाओ, आप साइंटिफिक मेथड्स लगाओ। तो नीचे लिखा हुआ है द रूल ऑफ थंब मींस डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर्स, वेयर एज साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या मतलब, उसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, और उसका इफेक्ट क्या आएगा, इस पे बेस्ड लगाओ। एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स, हर मेथड्स को साइंटिफिकली मेजर करो, वे ऑफ प्रोडक्शन को मेजर करो। यही हमारा क्या है, साइंस है, यही हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। याद करो, हम लोग साइंस पढ़ते थे तो साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स आते थे। उन प्रिंसिपल्स को हमेशा हम लोग क्या करते थे बेटा, उनको एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हिट एंड मिस के बेसिस पे नहीं करते थे। दे आर प्रूवन, ऑलरेडी प्रूवन लॉस। ऑलरेडी प्रूवन कैसे हुआ होगा, जब उन पे क्या हुई होगी, रिसर्च हुई होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, द रिसर्च हुआ था तब भी हुआ। ऐसा नहीं हिट एंड ट्रायल से नहीं हुआ था कि चलो यार ऐसा करते हैं, यहां से डाल देते हैं, हो गया, अच्छा हो गया क्या, एक बार देखा होगा उसने कि भैया एप्पल गिरा सिर पे, यार एक बार गिर गया, उसने बोल दिया चलो ये तो ग्रेविटी है, नहीं हुआ होगा ऐसा। उसने अगेन, उसको आइडिया जरूर आया था कि यार एप्पल फॉल हुआ है ऊपर से, तो क्या सारी चीजें फॉल होती है क्या। उसने फिर अगेन एंड अगेन उस पे बार बार उसका वर्क किया, उसको साइंटिफिकली प्रूफ किया, हर जगह प्रूफ किया। मतलब जितने भी हमारे अर्थ पे प्लेसेस थे, कोशिश किया होगा उसने कि हर जगह पे, हर सिनेरियो में, हर कंडीशन में वो प्रूफ कर। ये होती है मेजरमेंट ऑफ मेथड्स की साइंटिफिक। तो हमारे इसमें साइंस नोट रूल ऑफ थंब में बोलता है कि एवरी डिसीजन शुड टेक साइंटिफिकली। हर डिसीजन आपको कैसा लेना है, साइंटिफिकली लेना है। तो अब आपको एक चीज करना है, आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करते जाना है हाथों हाथ, साथ में केस स्टडी को रीड आउट करते जाना। केस स्टडी आपको समझ में आती चाहिए, जो नहीं आएगी आप मुझसे पूछ लेना। बिजनेस स्टडीज के लिए भी एक डाउट क्लास हम लोग अरेंज करेंगे आने वाले टाइम में। सेकंड थिंग इज दैट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या है, यहाँ पे हार्मनी का मतलब होता है सॉर्ट ऑफ सद्भावना होना। मतलब सद्भावना मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना। सो those who work together in an organization must work in harmony। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो हार्मनी से वर्क करने चाहिए। दैट इज विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक। मतलब आप दो भी और लो भी, मतलब देना लेना जो हो रहा है वो म्यूचुअली होना चाहिए, एंड फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। यही है हार्मनी नॉट डिस्कोर्स का मीनिंग। देयर इज नीड फॉर बोथ ग्रुप्स। बोथ ग्रुप्स मीन्स देयर इज एन टू ग्रुप्स इन मैनेजमेंट, one is in company or organization, one is workers and other one is management। so workers and management के बीच में क्या होना चाहिए, there is an proper understanding between them, mutual understanding between them, ताकि क्या हो, ताकि मैनेजमेंट में जो वर्क हो वो हार्मनी से हो सके, हार्मनी से वर्क हो सके। तो इन दोनों ग्रुप्स को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे बेटा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्कर्स सेटिस्फाई होंगे, वर्कर्स बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, मैनेजमेंट प्लान अच्छे से करेंगे, वर्कर्स एग्जीक्यूट अच्छे से करेंगे। ये जो कोऑर्डिनेशन है यही बताता है कि ये कोऑर्डिनेशन कैसे डेवलप होगा। दिस कोऑर्डिनेशन डेवलप्ड थ्रू change in attitudes of workers and management, and the change of attitudes of workers and management brings the harmony in the organization। so you have to remember this, harmony not discord। discord का मतलब क्या होता है बेटा, कि हार्मनी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, उनके बीच में भेदभाव नहीं होने चाहिए, मनमुटाव नहीं होने चाहिए, मतभेद नहीं होने चाहिए। तो ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन, विच मीन्स मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ माइंड। तो मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। एक दूसरे को किस हिसाब से देखना है, एक दूसरे को इस हिसाब से देखना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। हमें इस तरीके से करना है कि जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है उनके बीच में
हार्मनी बनी रहे, इंटीग्रेशन हो और वो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए वर्क करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। जैसे रेम्यूनरेशन उनको सही से मिले, उनको लीव्स का जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा हो किसी तरीके का। तो यही ये प्रिंसिपल बोलता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और एक चीज तुम नोटिस करोगे कि हम जो प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल को छोड़ दिया जाए तो आगे आने वाले प्रिंसिपल्स आपको ऐसा लगेंगे कि सर ये तो फियोल ने भी बता रखे हैं। कहीं ना कहीं फ्यूल के भी प्रिंसिपल्स हैं। तो जब हम इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे तो वहां पे नजर आएगा कि हाँ ये चीजें हैं जो इन दोनों में कॉमन है और कुछ चीजें हैं जो कॉमन है वहां पे, ठीक है, बट उनके प्रिंसिपल थोड़े से डिफरेंट करते हैं, तो हम लोग इनको पढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करता हूं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। मतलब क्या है बेटा, ये एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। हार्मनी तो ये बोलती थी कि भैया मतभेद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो, इंटीग्रेशन लेके आओ, हार्मनी से, शांति से वर्क करो, ये हार्मनी बोलता था। अब कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कोऑपरेशन बोलता है बेटा कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो। द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मैंने बता दिया है, वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से काम करो, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस से काम करो, एक दूसरे को समझो, देयर शुड बी द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज के सजेशन लो, जब प्लानिंग स्टेज आएगी तब आप सजेशन लो उनसे, ताकि वो क्या हो बेटा, उस प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। और कोई एम्प्लॉय अगर सजेस्ट देता है, कोई एम्प्लॉय आगे आ रहा है, इनिशिएट ले रहा है, समझ में आ रहा है, मैं वर्ड बोल रहा हूं, इनिशिएटिव ले रहा है, तो दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन। क्या अच्छा लगा आपको सजेशन, कंपनी के बेनिफिट में है, कंपनी के गोल्स की आपको करीब ले जा रहा है, नियर ले जा रहा है, तो उसको क्या करना है, उस एम्प्लॉय को क्या करना है, आपको बेनिफिट भी देना है, रिवॉर्ड भी करना है। वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक्स एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। वर्कर्स को भी ध्यान रखना है। तो मैनेजमेंट पॉइंट पे बात कर दिया कि मैनेजमेंट कोऑपरेशन कैसे कर सकती है, मैनेजमेंट पूछे एम्प्लॉय से क्या करना है क्या नहीं है, सजेशन ले उनसे, राय मशवरा करे, सजेशन अच्छा लगा रिवॉर्ड करे, ये मैनेजमेंट कर सकती है कोऑपरेशन के लिए। वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक्स, वो स्ट्राइक ना करें और अनरिजनेबल डिमांड ना करें, है ना। हम उनके पावर्स को, हम उनके बोल सकते हैं, हम लोग उनके दायित्वों को कम नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कि स्ट्राइक मत ही करो, पर हम लोग उनको बोल रहे हैं कि कोऑपरेट करो यार, कोऑपरेट करोगे ना तो आपका भी नुकसान नहीं होगा और कंपनी का भी नुकसान नहीं होगा। अरे एटलीस्ट सबका गोल वही है कि कंपनी को हमें क्या करना है, ग्रोथ करना है। तो स्ट्राइक ना करें और अनरिजनेबल डिमांड ना करें। तो देयर मस्ट बी द ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। हिचकिचाए नहीं, वर्कर जो है मैनेजमेंट तक अपनी बात रखने के लिए डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं। मैनेजमेंट अपनी बात एम्प्लॉयज तक खुल के रखे, एम्प्लॉयज के सजेशन ले, और एम्प्लॉयज भी, वर्कर्स भी अपने सजेशन खुल के दें, अपने जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें। तो देयर मस्ट बी द ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। ईच डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेज, इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में इक्वल डिवीजन होना चाहिए। अगर सैलरी का पॉइंट ऑफ व्यू पे बात हो रही है तो वो भी फेयर होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअली। कि आप, ऐसा नहीं है कि अकेला व्यक्ति कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी को नहीं चला सकता, उसको वर्कर्स का जरूरत है, मैनेजमेंट को, वर्कर्स को भी मैनेजमेंट का जरूरत है। ये दोनों अगर कोऑपरेशन से वर्क करेंगे तो द बिजनेस डेफिनेटली विल ग्रो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब एक चीज और है कि यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉयज के बारे में बात नहीं किया है, तो अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयज के बारे में कि मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए कि मैनेजमेंट को अपने डेवलपमेंट के साथ में, कंपनी के डेवलपमेंट के साथ में वर्कर्स की भी एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वर्कर्स भी डेवलप करें। तो इसको आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी तभी आती है, ये डिपेंड करती है वर्कर्स एफिशिएंसी पे, कि इंडस्ट्री की एफिशिएंसी तभी आएगी कि वर्कर्स कितने एफिशिएंट है, और वर्कर्स की एफिशिएंसी तभी आएगी जब उनका प्रॉपर ट्रेनिंग हो रहा हो और उनका सिलेक्शन भी प्रॉपर हो, तभी आएगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन होगा तो वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और अगर वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। हर पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, उसको वर्क वही असाइन करना है जो उसके
कैपेबिलिटी को सूट करता हो, और एम्प्लॉयज मस्ट सेंड फॉर ट्रेनिंग टाइम टू टाइम, ताकि वो अपना नॉलेज क्या कर सकें, अपडेट कर सकें। तो ये हमारे प्रिंसिपल हैं, 4 प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के। इन प्रिंसिपल को एक बार आपको पढ़ना है, प्रीवियस प्रिंसिपल्स को भी पढ़ना है और साथ साथ में लिखना है। आप एक बार फेयर कॉपी में प्रिंसिपल्स को लिख लो पूरा तरीके से, अच्छे से अपनी लैंग्वेज में, या बुक का लैंग्वेज कोशिश करो, बुक का लैंग्वेज लिखो और उसी को रीड करोगे तो बुक का लैंग्वेज आपको मगअप हो जाएगा, रिमेंबर रहेगा हमेशा के लिए। तो बुक का लैंग्वेज आपने लिखा है, हाइलाइटेड पॉइंट्स मैंने इस पीपीटी में दिए हैं आपको। आप जब वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो हाइलाइटेड पॉइंट आपको मिल जाएंगे, दिस आर द हाइलाइटेड पॉइंट। और अगर आप बुक में देखोगे तो कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं, तो वो कीवर्ड्स जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो सबसे अच्छी बात इस बुक की मुझे यही लगी कि इसमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं, और कीवर्ड्स अगर आपने लिखा, पूरा नहीं लिखा, इतना सब कुछ नहीं लिखा मटेरियल, और कीवर्ड्स भी उसको शो कर दिए ना, हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, तो आपका जो क्वेश्चन है, मतलब जो आंसर है, वो आंसर आपका मैक्सिमम मार्क्स तक आपको ले जाएगा। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, दिस इज लिटिल डिफरेंट। तो ये हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। आप लोग टिल नाउ तक में अपनी फेयर कॉपी प्रिपेयर कर लेना। फेयर कॉपी प्रिपेयर करने के अलावा इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की हेडिंग, मैं नहीं बोल रहा हूं अंदर का मटेरियल, हेडिंग को कम से कम 10 बार लिख के देखना। 10 बार मतलब एक बार आपने पढ़ लिए सारे, उसके बाद एक बार उनको लिख लिया, कोई कॉपी किताब कुछ खोलने का जरूरत नहीं है, एक बार लिख लिया। जहां पे जिस प्रिंसिपल पे, जिस सीक्वेंस में आप लिखना चाहते हो ना, उस सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस आपको याद रह सकता है, उस सीक्वेंस में आप उसको लिख दो। एक बार लिख दिया आपको, उसमें होगा 3-4 प्रिंसिपल ऐसे होंगे जो मिस कर जाओगे आप, तो उसको लिख लो, फिर बुक में देख के, फिर बुक ओपन करके लिख लो, फिर नेक्स्ट टाइम उसको वापस से उस पेज को रखो और फिर एक बार लिखो। तो 10 टाइम्स तो आपको प्रिंसिपल लिखने हैं फ्यूल के, और 10 टाइम्स आपको प्रिंसिपल लिखने हैं टेलर के, और जस्ट प्रिंसिपल, नेम ऑफ द प्रिंसिपल, और कुछ भी नहीं लिखना है। दैट इज फ्रॉम योर साइड, होमवर्क नहीं है कोई, ये आपकी साइड से। होमवर्क तो आपके लिए ये है कि आपको फेयर कॉपी प्रिपेयर करना है। फेयर कॉपी कहां तक प्रिपेयर करोगे आप? फेयर कॉपी प्रिपेयर करोगे FW टेलर के प्रिंसिपल तक। टेक्निक्स की बात नहीं कर रहा, टेक्निक्स अब पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल तक फेयर कॉपी प्रिपेयर करना है। दूसरा होमवर्क ये है कि आपको फ्यूल और टेलर के प्रिंसिपल का डिफरेंस बिटवीन साथ में लिख देना है इसी के पीछे। तो पीछे दिया हुआ है फ्यूल और टेलर का प्रिंसिपल, तो देख लेना एक बार अगर आप लिख पाए इसको तो टेलर और फ्यूल के प्रिंसिपल, अदरवाइज रहने देना अभी इसको, फिर अपन टेक्निक्स पढ़ने के बाद में करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इतना कर लेना आप, ये लिख देना, बाकी मैं बताता हूँ आपको। बाकी एक बार रीड आउट कर लेना, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक चीज बोलता हूँ, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक्स द नॉइस। ये मैं बिलीव करता हूँ इस चीज पे कि अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो, पुट योर वर्क हार्ड इन साइलेंस। साइलेंस में वर्क हार्ड करने का फायदा दो है। एक तो ये है कि लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती, और जब बिना एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट आता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि जब भरोसा नहीं होता ना लोगों को कि यू मेड 90%, और जब 90% आ जाते हैं, एक एक लड़की है, मेरी स्टूडेंट रही थी 12th में, मुझे उम्मीद नहीं थी, वो पढ़ती नहीं थी या वो शो नहीं करती थी। 2 स्टूडेंट थे जो शो बहुत करते थे, उनके कुछ 75-80 मार्क्स अराउंड कुछ आए थे बिजनेस स्टडी में, ही गोट 94 या 95 मार्क्स। उसने बस यही बात बोली कि सर आप जो बताते थे मैं उसको रिवाइज कर लेती थी और उसी को घर जाके पढ़ लेती थी, वो शो ऑफ नहीं करती। तो वर्क हार्ड इन साइलेंस, मुझे बहुत खुशी हुई जब उसके मार्क्स मिले। लेट द सक्सेस मेक्स द नॉइस, तो आपका सक्सेस जो है वो इतना नॉइस करता है, सबको पता चल जाता है कि यू सक्सीड इन योर पाथ, यू एक्नॉलेज इन द फ्रंट ऑफ एवरीवन एक्चुअली। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, अच्छे से प्रिपेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।